Namaskar to all of you. My channel name is Asit Government Rule Guru. So today I will discuss another multiple choice question on Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules, CCS CCA rules, and it is part 3. Already 2 parts already I have discussed, and you can find these 2 parts in my playlist. So today I will discuss the part 3 of CCS CCA rules. Now I am going to start. Question number 1. If 2 penalties, one of lower order and another of higher order, are imposed on an employee, the 2 penalties shall run. यदि एक कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर एक लोअर ऑर्डर पेनल्टी और एक हायर ऑर्डर पेनल्टी लगता है, तो वो 2 पेनल्टीज कैसे रन करेगा? तो यहाँ पर जो बीट्स है, बीट ए स्टेटेड इन द लेटर पेनल्टी ऑर्डर, बीट बी concurrently if nothing stated in the order, bit C separately if nothing stated in the order, bit D both A and B. Here answer is bit D both A and B. Clear? Answer is both A and B as stated in the मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट पेनल्टी लगा तो उसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया. फिर एक सेकेंड पेनल्टी इंपोज हुआ. जब सेकेंड पेनल्टी इंपोज होगा तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसी पेनल्टी ऑर्डर में, जो सेकेंड पेनल्टी ऑर्डर में मेंशन करेगा कि यहां पर क्लियरली दिया है एज स्टेटेड इन द लेटर पेनल्टी ऑर्डर. सो सेकेंड पेनल्टी ऑर्डर में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंशन करेगा कि 2 ऑप्शन है कि एक पेनल्टी का पीरियड खत्म होने के बाद सेकेंड पेनल्टी पीरियड स्टार्ट होगा, और अदरवाइज दोनों कंकरेंटली चलेगा. ये एक्चुअली रूल है. तो आंसर बिट ए एंड बी है. पर यहाँ पर थोड़ा मैं उसको क्लैरिफाई किया हूँ. देखिए, व्हेन एनी डिसिप्लिनरी केस क्रॉप्स अप ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ एन अर्लियर पेनल्टी, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी शुड क्लियरली इंडिकेट इन द पनिशमेंट ऑर्डर whether the 2 penalties should run concurrently or the subsequent penalties should be implemented only after the expiry of the first penalty. तो जो सेकेंड पेनल्टी ऑर्डर जब इशू होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि वन साइड में फर्स्ट पेनल्टी के पीरियड खत्म होने के बाद सेकेंड पेनल्टी पीरियड कैरी आउट होगा ना. यदि ये नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये समझेंगे, सपोज पेनल्टी ऑर्डर में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि 2 पेनल्टीज शाल रन कॉन्करेंटली. तो ये 2 पेनल्टीज शाल रन कॉन्करेंटली वो कैसे चलेगा? एक्चुअली क्या होता है, यदि मेरा जो एग्जांपल में, यदि सेकेंड पेनल्टी वो हायर ऑर्डर का होता है तो ऑटोमेटिकली हायर ऑर्डर का पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगा. तो इनिशियली तो फर्स्ट पेनल्टी ऑर्डर ऑलरेडी इफेक्ट हुआ है, चल रहा है. तो सेकेंड पेनल्टी यदि हायर ऑर्डर का होगा तो जिस डेट में उसका इफेक्ट होगा ओनली हायर ऑर्डर पेनल्टी चलेगा. ठीक है. जब हायर ऑर्डर पेनल्टी खत्म हो जाएगा, हायर ऑर्डर पेनल्टी क्या है, मेरा एग्जांपल में सेकेंड पेनल्टी है, वो खत्म होने के बाद फिर देखा जाएगा सपोज फर्स्ट पेनल्टी का पीरियड जो लोअर ऑर्डर पेनल्टी है वो कुछ बाकी है, तो वो फिर वो कंटिन्यू करेगा. एक्चुअली ये रूल है, मैं भी एग्जाम्पल एक दे दिया. इट हैज बीन डिसाइडेड दैट हाउएवर सच ए स्पेसिफिक मेंशन हैज नॉट बीन मेड, the 2 punishments should run concurrently and the higher penalty, even the ordered later, should be implemented immediately and after the expiry of the period. If the currency of the period of earlier punishment, that is to say lower punishment, still continues, then the same may be implemented for the balance period. मैं अभी बताया, यदि सेकेंड पेनल्टी वो हायर ऑर्डर का होता है, यदि माने एक्चुअली जो सेकेंड पेनल्टी ऑर्डर में ये मेंशन कुछ नहीं हुआ, कुछ मेंशन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि फर्स्ट पेनल्टी खत्म होने के बाद सेकंड पेनल्टी कैरी आउट होगा, ये कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि दोनों कंकरेंटली चलेगा. ठीक है. तो दोनों कैसे कंकरेंटली चलेगा ना, सेकंड पेनल्टी यदि सेकंड पेनल्टी हायर ऑर्डर का होगा तो जिस डेट से सेकंड पेनल्टी का इफेक्ट होता है ओनली हायर ऑर्डर पेनल्टी चलेगा. हायर ऑर्डर पेनल्टी खत्म होने के बाद हम देखेंगे जो फर्स्ट पेनल्टी था वो लोअर ऑर्डर का था,
क्या वो बाकी है उसका पीरियड, तो बाकी होगा तो वो लोअर ऑर्डर पेनल्टी का पीरियड फिर एज यूजुअल चलेगा। तो ये रूल है। मैं एक एग्जाम्पल दे दिया, नीचे में देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिशियल वॉज पनिश्ड विथ रिडक्शन ऑफ 1 स्टेज इन द स्केल ऑफ पे फॉर 4 years विथ इफेक्ट फ्रॉम डेटेड 1/1/2020। ठीक है, 1 स्टेज रिड्यूस होगा 4 years के लिए। तो अनदर पनिशमेंट क्या है इन ऑर्डर अगेंस्ट हिम, इन्फ्लिक्टिंग रिडक्शन ऑफ 2 स्टेज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम डेटेड 1/7/2020। जो फर्स्ट पेनल्टी है वो 1 स्टेज रिड्यूस होगा पे स्केल में 4 years के लिए। ओके, वो कब से इफेक्ट हुआ ना, 1 जनवरी 2020। फिर एक सेकेंड पनिशमेंट में क्या हुआ ना, 2 स्टेज रिडक्शन फॉर पीरियड ऑफ 3 years। तो 2 स्टेज रिडक्शन मीन्स ऑटोमेटिकली हायर ऑर्डर है, तो ये कब से इफेक्ट होगा ना, 1 जुलाई 2020। सो इन दिस केस इट वुड बी ऑब्जर्व दैट द करेंसी ऑफ द फर्स्ट पेनल्टी 4 साल का है, तो 1/1/2020 टू 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। सेकेंड पेनल्टी इफेक्ट कब से हुआ, 1 जुलाई 2020। वो 2 स्टेज रिडक्शन है, वो कितना ईयर के लिए, 3 years के लिए। तो वो जो सेकेंड पेनल्टी का जो करेंसी पीरियड है, सेकेंड पेनल्टी यहां पर हायर ऑर्डर है क्योंकि 2 स्टेज रिडक्शन है। फर्स्ट पेनल्टी वो लोअर ऑर्डर का है क्योंकि ज्यादा साल है, 4 years है, मगर 1 स्टेज रिडक्शन है। तो सेकेंड पेनल्टी हायर ऑर्डर का है क्योंकि 2 स्टेज रिडक्शन हो रहा है। तो सेकेंड पेनल्टी का जो करेंसी पीरियड रहेगा वो 1 जुलाई 2020 टू 30 जून 2023 तक चलेगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा आप कंपेयर कर दीजिए। जब सेकेंड पेनल्टी जो हायर ऑर्डर पेनल्टी इफेक्ट होगा 1 जुलाई से, पहले तो चल रहा है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक, तो फर्स्ट पेनल्टी ऑर्डर चलेगा। जब सेकेंड पेनल्टी का इफेक्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2020 में, तो ओनली हायर ऑर्डर पेनल्टी चलता रहेगा 1 जुलाई 2020 टू 36 2023, ये हायर ऑर्डर ओनली चलेगा। जब फिर बाकी रह जाएगा, देखिए जो लोअर ऑर्डर पेनल्टी है वो कब खत्म होगा ना, 31 दिसंबर 2023। तो बाकी कुछ रह जाएगा क्योंकि हायर ऑर्डर पेनल्टी कब खत्म हो जाएगा, 30 जून में। तो उसके बाद जो पीरियड बाकी रहेगा तो वो लोअर ऑर्डर पेनल्टी चलेगा। तो इसमें हमको ये मानना होगा जब 2 पेनल्टी लगता है तो सेकेंड ऑर्डर पेनल्टी यदि हायर ऑर्डर होता है तो सेकेंड पेनल्टी जिस दिन से इफेक्ट होता है वो चलता रहेगा। तो जो हायर ऑर्डर पेनल्टी जब खत्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे जो फर्स्ट पेनल्टी था लोअर ऑर्डर का वो कितना दिन उसका बाकी है, तो वो फिर लोअर ऑर्डर का चलेगा और खत्म होगा। तो ऐसे ही विद द इम्पोजिशन ऑफ हायर ऑर्डर पेनल्टी ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द फर्स्ट पनिशमेंट, द सेकेंड पनिशमेंट दैट इज टू से हायर वन would become effective from 1 जुलाई 2020 and would last up to 36 2023। तो इसी पीरियड में हायर ऑर्डर पेनल्टी चलेगा 1 जुलाई 2020 एंड वुड लास्ट अप टू 30 जून 2023। मगर उसके पहले 1 जनवरी 2020 टू 30 जून 2020 तक लोअर ऑर्डर पेनल्टी चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर का। तो 1 जुलाई 2020 टू 36 2023 तक क्या चलेगा, हायर ऑर्डर पेनल्टी ओके चलता रहेगा। तो उसमें लोअर ऑर्डर पेनल्टी इंपोज नहीं होगा, ओनली हायर ऑर्डर चलेगा। बैलेंस पीरियड रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट पेनल्टी पीरियड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर। तो बाकी जो रह जाएगा जो 30 जून के बाद फिर आ जाएगा 1 जुलाई 2023 टू 31 दिसंबर 2023 तक, फिर एज यूजुअल फर्स्ट पेनल्टी व्हिच इज डीम्ड टू बी रनिंग कंकरेंटली वुड बी इंप्लीमेंटेड। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, मैं उसको एग्जाम्पल को क्लैरिफाई किया और इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे। व्हाट विल बी द एंटाइटलमेंट ऑफ पे एंड अलोवेंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही वाज अंडर सस्पेंशन एंड डाइज बिफोर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी और कोर्ट प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। यदि कोई एम्प्लॉय के ऊपर इट मीन्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में सस्पेंशन चल रहा है और उस माने जस्ट वो कंक्लूड नहीं हुआ है और सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, उसका डेथ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमको ये मानना होगा। उसमें थोड़ा आप याद कर लीजिए कि जिस डेट में उसको सस्पेंशन ऑर्डर मिला, जिस डेट से वो सस्पेंड हो रहा है, तो उससे आप कैलकुलेट कर लो टिल डेथ ओके, वो एक्चुअली ड्यूटी पीरियड हो जाएगा। तो फ्रॉम द सस्पेंशन पीरियड टू डेथ पीरियड ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन टू द डेट ऑफ डेथ जो पीरियड होगा वो
एज यूजुअल ड्यूटी पीरियड हो जाएगा और उसका जो पे एंड अलाउंसेस है उसको उसका फैमिली को मिल जाएगा, क्योंकि उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है तो उस जो मिला है उसको एडजस्ट करके उसको पे एंड अलाउंसेस और जो बाकी होगा उसका फैमिली को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आंसर है बीट ए, फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा क्योंकि ड्यूटी पीरियड हो जाएगा फ्रॉम द डे ऑफ इट मीन्स सस्पेंशन पीरियड टिल डेथ पीरियड, वो एज यूजुअल ड्यूटी पीरियड हो जाएगा तो इस केस में फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा। तो आंसर है बिट ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन एम्प्लॉय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अभी वही में बताया तो दो ऑप्शन है, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो डेट ऑफ सस्पेंशन एंड डेट ऑफ अप टू डेट ऑफ डेथ जो पीरियड रहेगा, डेट ऑफ सस्पेंशन ओके टिल डेट ऑफ डेथ, वो ड्यूटी पीरियड हो जाएगा। बिट बी में द फैमिली ऑफ डिसीज्ड शैल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेस एटसेट्रा ऑलरेडी पेड। तो यहां पर जो और बिट सी बोथ ए एंड बी है, बिट डी नॉन ऑफ द अबव, एक्चुअली बोथ ए एंड बी, आंसर है बोथ ए एंड बी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 बिट सी आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। Whether departmental action can also be taken when the same matter has been taken up in the court of law for prosecution of government servant concerned? Yes, जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोसिक्यूशन चल रहा है बेसिकली पर्टिकुलरली कंसर्न एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, तो डिपार्टमेंटल एक्शन उसको फॉलो करेगा। ऑलवेज डिपार्टमेंटल ओके एक्शन फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोसिक्यूशन, सो दोनों चलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आंसर है बिट ए, ओके एस, ओके। तो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोसिक्यूशन चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसको डिपार्टमेंटल एक्शन भी फॉलो करेगा, ठीक है। आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। प्रोविजनल पेंशन के ऊपर है। प्रोविजनल पेंशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू। प्रोविजनल पेंशन कब मिलता है? जो सीसीएस पेंशन रूल 69 में है, क्लियरली मेंशन है कि रिटायरमेंट के पहले सपोज कोई एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वो सस्पेंड हुआ है और सस्पेंशन पीरियड में उसका रिटायरमेंट डेट आ रहा है, तो उसके बाद उसको जो सब्सिस्टेंस अलाउंस बंद हो जाएगा उसको बेसिकली प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो ये प्रोविजनल पेंशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो यहाँ पर जो दिया है बीट दिया है, द डेट इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, बीट बी द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, सी आइदर ए और बी, डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर है बीट ए। जो प्रोविजनल पेंशन इज इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। जिस डेट में वो सस्पेंड हो रहा है उसका प्रेसिडिंग डेट, ओके, जिस डेट में वो सस्पेंड हो उसका प्रेसिडिंग डेट ले जाओ, उसी तक उसका क्वालिफाइंग सर्विस को एस्टिमेट किया जाएगा, उस तरीके से उसका प्रोविजनल पेंशन फिक्स होगा, राइट। तो यहां पर जो है वो आंसर बीट ए है। जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है वो 6 मंथ्स का होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आपको यहां पर याद रखना है जिस डेट में वो सस्पेंड हो रहा है उससे जस्ट प्रीवियस डेट को आपको लेना है, उसी तक क्वालिफाइंग सर्विस को लेना है और उसके हिसाब से उसका प्रोविजनल पेंशन फिक्स होगा। तो यहां पर जो आंसर है बिट ए है, राइट। चलो यहां पर थोड़ा कुछ मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। बेसिकली रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके बाद उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और उसको किस तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा थोड़ा देखेंगे। एंटाइटलमेंट्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायरिंग व्हाइल डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पर क्लियर हो जाओगे आप। फर्स्ट वन प्रोविजनल पेंशन तो मिलेगा, तो यहां पर मैं बताया प्रोविजनल पेंशन जो फिक्स होगा, तो जिस डेट में वो एक्चुअली इट मीन्स उसको सस्पेंशन ऑर्डर मिलता है, जस्ट उसका पहले जो डेट है, जस्ट प्रीवियस डेट और प्रेसिडिंग ऑफ द डेट ऑफ सस्पेंशन अप टू इट मीन्स द डेट प्रेसिडिंग ऑफ द सस्पेंशन डेट, उसका क्वालिफाइंग सर्विस को एस्टिमेट किया जाएगा, उसके हिसाब से प्रोविजनल पेंशन को फिक्स किया जाएगा। सेकंड में क्या है? एनकैशमेंट ऑफ लीव। एनकैशमेंट ऑफ लीव हम जानते हैं रिटायरमेंट के पहले एक्चुअली मैक्सिमम 300 EL को एनकैश किया जाएगा,
ओके, मैक्सिमम 300 EL एंड HPL को एनकैश किया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है, जब एम्प्लॉई इट मीन्स जब रिटायर्ड होता है तब उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है और वो सस्पेंशन पीरियड उसका चलता है, तो उस केस में जो लीव अथॉरिटी है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो लीव अथॉरिटी वो डिसाइड करेगा कि उसका जो 300 EL एंड HPL को एनकैश पूरा इट मीन्स उससे क्या वो डिसाइड करता है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कि वो बोलता है कि उसको एक पार्ट नहीं मिलेगा कि फूल को भी नहीं मिलेगा। वो क्या करता है, उसको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि लीव एनकैशमेंट में बताया 300 EL एंड HPL को हम एनकैश कर सकते हैं, मगर वहाँ पर लीव अथॉरिटी उसको अलाउ नहीं करेगा। सपोज चाहे पार्ट लीव रोक देगा और फूल भी रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही चाहता है कि उसी एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है, और ये जो जब प्रोसीडिंग कंप्लीट होगा तब उसमें क्या होगा, इसी से उसका रिकवरी किया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्लियरली मैं मेंशन किया, एनकैशमेंट ऑफ लीव, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट लीव मे विथहोल्ड होल और पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट अपॉन लीव if in view of such authority there is possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of proceedings। ये कहां पर है, रूल 39(3) CCS लीव रूल्स में। जो रूल 39 है वो लीव एनकैशमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो वहां पर जो लीव अथॉरिटी है उसके पास पावर है, चाहे वो जो लीव एनकैशमेंट जो 300 EL एंड HPL का पार्ट को रोकेगा और फूल को रोकेगा, क्योंकि उसी एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है और उसको प्रोसीडिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उससे रिकवरी किया जाएगा। और क्या क्या एंटाइटलमेंट नहीं होगा, उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कम्यूटेशन ऑफ प्रोविजनल पेंशन ऑनटिल कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कम्यूटेशन क्या होता है, आप जानते हो कि पेंशन बेचा जाता है। एक एम्प्लॉय को पैसा जरूरत है तो वो क्या करेगा, जो पेंशन फिक्स होगा उसको उसका कुछ परसेंटेज वो बेच देता है। तो मैक्सिमम कितना होता है कम्यूटेशन पेंशन, 40% मैक्सिमम। उसका पेंशन जो फिक्स होगा उसका मैक्सिमम 40% वो बेचेगा मीन्स वो उसका एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है, उसमें 12 मल्टीप्लाई होगा और उसके हिसाब से वो फिक्स होता है। तो वो मैक्सिमम 40% कम्यूट कर सकता है। मगर यहाँ पर क्या है, जब तक प्रोविजनल पेंशन उसको मिलेगा, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड नहीं हुआ है, उसको प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है, तो प्रोविजनल पेंशन में उसको कम्यूट नहीं किया जाएगा। प्रोविजनल पेंशन का कुछ पार्ट वो बेच नहीं सकता, कम्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी इज पेएबल इफ एक्सोनरेटेड फुली। यदि वो पूरा एक्सोनरेट हो जाता है उसके बाद जो ग्रेचुइटी रोका गया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट उसको मिलेगा, राइट। पूरा फुल्ली एक्सोनरेट हो जाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है उससे वो पूरा फुल्ली एक्सोनरेट हो जाएगा, तो जो ग्रेचुइटी रोका गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और एक मजा बात है, हम जानते हैं कि एक एम्प्लॉय जब रिटायर्ड होता है तो वो उसका पेंशन को कम्यूट करेगा। मैं जैसे बताया मैक्सिमम 40% वो कम्यूट कर सकता है, मैक्सिमम 40% वो बेच सकता है, उसको पैसा का जरूरत है। तो 1 ईयर के अंदर उसको जब रिटायर्ड जिस डेट में रिटायर होते हैं उसका 1 ईयर के अंदर उसको कोई मेडिकल एग्जामिनेशन उसका नहीं होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट उसका देना नहीं पड़ेगा। मगर 1 ईयर के बाद जब रिटायरमेंट हो गया उसका 1 ईयर के बाद वो कम्यूट करना चाहता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, जैसे अभी प्रोविजनल पेंशन मिल रहा है, वो अभी उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, वो कंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये जो पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फाइनल ऑर्डर्स। जिस डेट में फाइनल ऑर्डर इश्यू होगा उसी डेट से ये 1 ईयर को कैलकुलेट करना है, जिसमें वो जो पेंशन फिक्स होगा फाइनल ऑर्डर के बाद उसका वो मैक्सिमम 40% में बताया, और उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम 40% वो आई मीन्स बेच सकता है, कम्यूट कर सकता है, ठीक है। तो 1 ईयर कैसे कैलकुलेट होगा ना, आफ्टर फाइनल ऑर्डर 1 ईयर कैलकुलेट होगा, जिसमें उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरत नहीं है। क्योंकि हम पेंशन रूल में जानते हैं यदि एक पर्टिकुलर कंसर्न एम्प्लॉय वो रिटायर्ड हो जाता है तो जिस डेट में वो रिटायर्ड होता है तो उसी से आप 1 ईयर कैलकुलेट कर लो। तो 1 ईयर के बाद वो पेंशन को कम्यूट करना चाहता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत होता है, मगर विद इन 1 ईयर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन का जरूरत नहीं होगा। और यहाँ पर जो 1 ईयर फॉर कम्यूटेशन जो कैलकुलेट किया जाएगा जब फाइनल ऑर्डर इशू हो जाएगा उसी से 1 ईयर कैलकुलेट किया जाएगा, उसके अंदर उसको मेडिकल एग्जामिनेशन देना नहीं पड़ेगा और वो पेंशन का कुछ पार्ट कम्यूट करेगा जो मैक्सिमम 40% है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर चाइल्ड एजुकेशनल असिस्टेंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। तो यहाँ पर आप याद रखिए जो CA है हॉस्टल सब्सिडी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यदि गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड होता है तो उसको एज यूजुअल मिलेगा, फुल मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है, ए से। ओके, बीट डी 50% ऑफ एलिजिबल, ये सब गलत है। तो एज यूजुअल उसको सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा एज यूजुअल। ओके, 100% मिलेगा। तो आंसर इज बीट सी। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। नॉर्मली 2 पेनल्टीज आर नॉट टू बी इम्पोज्ड फॉर द सेम ऑफेंस बट रिकवरी कैन बी ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ एनी अदर पेनल्टी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक्चुअली नॉर्मली 2 पेनल्टी इम्पोज नहीं होता है, मगर जो रूल है क्लियरली एक कोरिजेंडा में, एक गवर्नमेंट मेमोरेंडम में क्लियरली मेंशन है कि यदि रिकवरी एक पेनल्टी है, 11 जो रूल 11 का थर्ड बिट है, रिकवरी है। रिकवरी मीन्स यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट को कुछ लॉस हुआ है तो गवर्नमेंट तो पर्टिकुलरली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी से रिकवरी होगा। तो रिकवरी के बाद और एक पेनल्टी लग सकता है, और एक हायर ऑर्डर पेनल्टी। जैसे हायर ऑर्डर पेनल्टी है कि सपोज रिडक्शन ऑफ टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज की बाय 2 स्टेज विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उससे हायर ऑर्डर ओके का एक पेनल्टी लग सकता है। तो यहाँ पर जो है आंसर है बीट ए, इट इज एस। नॉर्मली 2 पेनल्टीज आर नॉट टू बी इम्पोज्ड फॉर द सेम ऑफेंस बट रिकवरी कैन बी ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ एनी अदर पेनल्टी। यदि रिकवरी होता है, जो रिकवरी का पेनल्टी लगेगा और उसके अलावा और कोई पेनल्टी लग सकता है, कोई हायर ऑर्डर पेनल्टी लग सकता है। यहाँ पर थोड़ा मैं इसको क्लैरिफाई किया। कैन 2 पेनल्टीज बी इम्पोज फॉर 1 लैप्स और ऑफेंस, यहाँ पर क्लियरली दिया है नॉर्मली नो नीड टू इम्पोज 2 पेनल्टीज एट ए टाइम बट रिकवरी कैन बी ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ एनी अदर पेनल्टी हायर देन द रिकवरी। जो रिकवरी होता है वो माइनर पेनल्टी होता है, वो तो होगा क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस हुआ है कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई के वजह से, तो गवर्नमेंट तो रिकवरी करेगा, तो उसके अलावा कोई हायर ऑर्डर पेनल्टी लग सकता है। तो तब वो क्या होगा ना, वो 2 पेनल्टीज हो जाएगा रिकवरी के साथ। रिकवरी कंपलसरी है। ऑर्डर दिया है द अथॉरिटी शुड बियर इन माइंड दैट व्हेन मोर देन 1 पेनल्टी इज इम्पोज्ड द नेट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द जीएस गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी सो सिवियर सो एज टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बियर द स्ट्रेन। इसको थोड़ा याद रखना है कि 2 पेनल्टी ऐसे लगेगा जिसमें उसको फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, ठीक है, वो एक्चुअली फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये दिया है। तो यहाँ पर हम क्लियर हो गए कि 2 पेनल्टी लग सकता है, मगर एक कॉमन पेनल्टी है रिकवरी, और उसके बाद एक हायर पेनल्टी लग सकता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और रिडक्शन टू लोअर स्टेज और स्केल द एम्प्लॉय मे बी ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट और प्लेस दैट में रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन हिज बेसिक पे। यहाँ पर क्या दिया है, यदि जो पेनल्टी लगाया गया है उसमें इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया गया है और उसका जो टाइम स्केल ऑफ पे को रिड्यूस किया गया है, तो इस केस में क्या वो एम्प्लॉय ट्रांसफर होगा, जो जिस पोस्ट को वो ट्रांसफर होगा उसमें उसका बेसिक पे ज़्यादा होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि पेनल्टी लगा गया है, उसका इंक्रीमेंट को रोका गया है और उसको उसका जो स्टेज है, जो टाइम स्केल ऑफ पे है, उसमें भी वो रिड्यूस हुआ है। तो इसमें क्या होगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, एक पोस्ट को ट्रांसफर होगा जहां पर उसका बेसिक पे बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहां पर जो एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड, मे बी ट्रांसफर्ड जी दे, तो एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट और प्लेस दैट मे रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बेसिक पे, ठीक है। ये जो आंसर है ना, ये एक्चुअली इट मीन्स फॉल्स है क्योंकि दिया है ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये आंसर इज बीट ए, थोड़ा आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज बीट ए, राइट, फॉल्स है क्योंकि यहां पर जो आंसर है एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ए पोस्ट और प्लेस दैट में रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन बेसिक पे, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। द पावर ऑफ ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी ऑन एन एम्प्लॉय अंडर रूल 11 ऑफ सीसीए रूल्स फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि जो रूल 11 है सीसीए रूल का, वो एक्चुअली रिलेटेड टू द पेनल्टीज है, माइनर पेनल्टीज एंड मेजर पेनल्टीज। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो उसमें ये जो आर्टिकल है एक्चुअली 311, आपको याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ये क्या बोलता है आर्टिकल 311। फर्स्ट है आर्टिकल 311 स्टेट्स दैट नो पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he is appointed। आपको याद रखना है, जब कोई एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाएगा और रिमूव किया जाएगा, वो ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही करेगा। तो एनी ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिसमिस और रिमूव द कंसर्न एम्प्लॉय। तो ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही डिसमिस और रिमूवल ऑर्डर देगा। ये आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 आर्टिकल का स्टेटमेंट है।
तो ओनली अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उससे नीचे ओके एनी ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन नॉट डिसमिस और रिमूव द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और एक है नो सच पर्सन शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। सेकेंड चीज है कि बिना इंक्वायरी से कभी भी कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस नहीं किया जाएगा, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, कि उसका टाइम स्केल ऑफ पे को रिड्यूस नहीं किया जाएगा। तो इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी में एक्चुअली फाइनली इंक्वायरी होने के बाद यदि चार्ज प्रूव होता है ओके तब इंक्वायरी अथॉरिटी रिपोर्ट देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बहुत मौका देता है क्योंकि चार्ज ऑफिसर भी रिप्रेजेंटेशन देता है, तो उसके बाद एक्चुअली वो डिसीजन लिया जाता है कि उसको रिमूव किया जाएगा कि डिसमिस किया जाएगा कि उसका इट मीन्स कि उसको कंपल्सरी रिटायर किया जाएगा, उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, मगर बिना इंक्वायरी से नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 311 आपको समझाया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। An employee need not given an opportunity to explain the circumstances on the basis of which he is required to be suspended। यदि कोई एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाता है, एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर में यदि मेंशन नहीं होता है कि रीजन कौन सा रीजन से उसको सस्पेंड किया गया, तो ये रूल है कि उसको 90 डेज के अंदर जो सस्पेंशन पीरियड होता है फर्स्ट 90 डेज के अंदर उसको चार्जशीट दिया जाएगा। तो चार्जशीट में तो क्लियरली मेंशन होगा कि कौन सा रीजन है, कौन सा ग्राउंड से उसको सस्पेंड किया गया। तो उसको चार्जशीट नहीं दिया जाएगा तो एक्चुअली उसको रीजन दिया जाएगा, उसको जस्टिफाई किया जाएगा इसी रीजन से उसको सस्पेंड किया गया, मगर उसको मौका नहीं दिया जाएगा कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि कोई सर्कमस्टांसेस में वो एलाबोरेट करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा। ओके, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा और जब ग्राउंड एस्टेब्लिश होगा तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करता है ना, उसको सस्पेंशन ऑर्डर भेजता है कि वो जब ग्राउंड एस्टेब्लिश होता है, जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंफर्म होता है आफ्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तब वो भेजता है, मगर ये नहीं है कि उसको मौका दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली करेक्ट वन, ये जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट वन, एम्प्लॉय नीड नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, राइट, आंसर इज बिट ए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। यहां पर थोड़ा डेपुटेशन के ऊपर है। बोरोइंग अथॉरिटी कैन इंपोज माइनर पेनल्टीज आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी। हम जानते हैं कि थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन में गया है, तो जिस डिपार्टमेंट गया है वो बोरोइंग अथॉरिटी है और उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को हम लेंडिंग अथॉरिटी बोलते हैं। यदि उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है तो बोरोइंग डिपार्टमेंट का जुरिसडिक्शन है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है बोरोइंग डिपार्टमेंट का कि वो उसको सस्पेंड करेगा और उसको लेंडिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा। फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज, माइनर पेनल्टी बोरोइंग अथॉरिटी यदि अल्टीमेटली प्रूव हो गया और वो बेसिकली उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगेगा तो बोरोइंग अथॉरिटी माइनर पेनल्टी लगा सकता है, मगर वो लेंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। और लेंडिंग अथॉरिटी उसमें डिफर होता है, दोनों बोरोइंग अथॉरिटी लेंडिंग अथॉरिटी के बीच में कुछ डिफरेंस आता है, तब बोरोइंग डिपार्टमेंट क्या करेगा ना, उसको रिवर्ट कर देगा, उसका ओरिजिनल पेरेंट डिपार्टमेंट को कंसर्न एम्प्लॉय को भेज देगा और वो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो अगेन इंक्वायरी कर सकता है, जो भी है वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा। मगर माइनर पेनल्टी तो फर्स्ट चीज आपको याद रखना है, बोरोइंग अथॉरिटी जो बोरोइंग डिपार्टमेंट है वो उसको सस्पेंड करेगा और फर्स्ट इन्फॉर्म करेगा लेंडिंग डिपार्टमेंट को। ठीक है। सेकंड है, यदि कोई ओनली माइनर पेनल्टी का बात बोल रहा हूं, माइनर पेनल्टी इंपोज होगा तो बोरोइंग डिपार्टमेंट कर सकता है, मगर लेंडिंग डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्म करेगा। और वहां पर लेंडिंग डिपार्टमेंट सपोज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वहां पर बोरोइंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, कंसर्न एम्प्लॉय को रिवर्ट कर देगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, और जो प्रोसीज्योर का जो पेपर है वो हैंड ओवर कर देगा पेरेंट डिपार्टमेंट को। तो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो ऑर्डर पास करेगा। थर्ड चीज है, जब मेजर पेनल्टी का बात आता है, सपोज बोरोइंग अथॉरिटी कंफर्म कर दिया कि इसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, तो मेजर पेनल्टी बोरोइंग अथॉरिटी नहीं लगा सकता, बोरोइंग डिपार्टमेंट मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकता। मगर वो मेजर, जब बोरोइंग डिपार्टमेंट कंफर्म हो गया कि मेजर पेनल्टी लगेगा, तब वो क्या करेगा ना, जो कंसर्न एम्प्लॉय को, जो चार्ज ऑफिसर है उसको वो रिवर्ट कर देगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, और जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के ऊपर जो पेपर है वो भी पेरेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा। तब पेरेंट डिपार्टमेंट का
जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो और एक बार इंक्वायरी कर सकता है, अदरवाइज वो डायरेक्टली मेजर पेनल्टी लगा सकता है। तो वही चीज़ है, तीनों स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, बोरोइंग अथॉरिटी कैन इम्पोज माइनर पेनल्टीज आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेस द एम्प्लॉय विल बी रिवर्टेड टू द पेरेंट अथॉरिटी। एब्सोल्युटली राइट है, मैं अभी बताया आपको। If borrowing authority opines that major penalties should be imposed, the employee shall be reverted to the lending authority and the inquiry proceedings shall be sent to it. ये भी absolutely correct है, अभी मैं बताया। In case of major penalty, disciplinary authority in lending department shall pass orders if needed after having further inquiry। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया। मैं जैसे बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, cases of officers lent into or borrowed from state government or local authorities. Borrowing authority has jurisdiction for disciplinary action and suspension, but he should inform the lending authority. तो borrowing authority के पास एक्चुअली पावर है, वो इट मीन्स डिसिप्लिनरी एक्शन में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा और लेंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है, बोरोइंग अथॉरिटी कैन इम्पोज माइनर पेनल्टीज आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी if difference of opinion arises the employee will be reverted to the parent authority। borrowing authority suppose disciplinary proceeding में clear हो गया कि minor penalty लगेगा, तब borrowing authority can impose minor penalties after consulting lending authority। ठीक है, यदि दोनों के बीच में ओपिनियन डिफर हुआ तो बोरोइंग अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को वो रिवर्ट कर देगा, रिटर्न कर देगा पेरेंट अथॉरिटी को। ठीक है, थर्ड है, इफ बोरोइंग अथॉरिटी ओपाइंस दैट मेजर पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड, यदि बोरोइंग अथॉरिटी कंफर्म हो गया कि उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, द एम्प्लॉय शैल बी रिवर्टेड टू द लेंडिंग अथॉरिटी। एम्प्लॉय को, कंसर्न एम्प्लॉय को, जो चार्ज ऑफिसर है उसको उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजा दिया जाएगा, एंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स शैल बी सेंड टू इट। जितना जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ है, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रूव हुआ है कि उसके ऊपर मेजर पेनल्टी लगेगा, वो सब बोरोइंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, लेंडिंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देगा। तो वहां पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है लेंडिंग डिपार्टमेंट का, वो एक्चुअली ऑर्डर पास करेगा, चाहे वो और एक बार इंक्वायरी करेगा, अदरवाइज वो जो प्रोसीडिंग्स किया है बोरोइंग डिपार्टमेंट उसका पेपर को एनालाइज करके उसको ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए माइनर पेनल्टी में बी इम्पोज्ड फॉर, कब माइनर पेनल्टी लगता है, तो यहां पर ग्रॉस इरेगुलरिटी और नेग्लिजेंस विद डिसऑनेस्ट मोटिव, एक्चुअली मेजर पेनल्टी लगेगा ग्रॉस इरेगुलरिटी और नेग्लिजेंस। पेटी इन्फ्रिजमेंट्स और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज, एक्चुअली इस केस में पेटी इन्फ्रिजमेंट्स कोई छोटा मोटा ऑफेंस होता है तो माइनर पेनल्टी। तो आंसर बिट बी है, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन और पावर फॉर पर्सनल गेन, ये मेजर पेनल्टी लगेगा। फॉल्स क्लेम सच एज जो टीए रीइंबर्समेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस की, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो बिल हम सबमिट करते हैं उसमें कुछ सपोज इधर उधर होगा तो कुछ मिस अप्रोप्रिएशन होगा, तो सब मेजर पेनल्टी है। मगर जो पेटी इन्फ्रिजमेंट्स और प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज में माइनर पेनल्टी लगेगा, जो छोटा मोटा ऑफेंस में माइनर पेनल्टी लगेगा। तो आंसर इज बिट बी, राइट। यहां पर थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया कि कहां कहां पर मेजर पेनल्टी लगेगा। यहां पर कुछ आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। possession of disproportionate assets, getting or attempting to get illegal gratification, misappropriation of government property, money, stores, etc., obtaining or attempting to obtain valuable pecuniary advantages without consideration or for inadequate consideration, falsification of government records, gross irregularity or negligence with dishonest motive, misuse of official position or power for personal gain, disclosure of secret or confidential information, false claims such as TA, LTC, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड लीव ट्रैवल कंसेशन जो क्लेम, तो ये सब चीज में मेजर पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, मगर यहां पर थोड़ा ब्रैकेट में दे दिया, फॉर माइनर इन्फ्रिजमेंट्स एंड प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में बी रिजल्टेड टू। तो आपको याद रखना है, कोई माइनर ऑफेंस है तो माइनर पेनल्टी लगेगा, और सब जो भी मैं डिस्कस किया सब मेजर पेनल्टी लग सकता है यदि अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, recovery from the pay of government servant as a punishment for loss caused by him to government by his negligence। इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वजह से, पर्टिकुलरली एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट का लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट का लॉस हुआ है मीन्स गवर्नमेंट उसको रिकवरी करेगा ऑटोमेटिकली। तो गवर्नमेंट तो नहीं छोड़ेगा, गवर्नमेंट रिकवरी करेगा। तो कैसे रिकवरी होगा, तो यहाँ पर शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ हिज बेसिक पे, शुड नॉट बी स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 years, कैन बी वेव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन डिजर्विंग केसेस, can be made from the delinquent official spreading over a period of time till entire amount is recovered। तो आंसर इज बिट डी। ओके, ऐसा कुछ टाइम बाउंड नहीं है,
मगर रिकवरी तो करेगा। रिकवरी जो है पेनल्टी, माइनर पेनल्टी है, वो रूल 11 थर्ड है, रूल 11 ट्रिपल आई, ठीक है, रिकवरी है, तो वो माइनर पेनल्टी है, वो रिकवरी होगा। मगर ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं रहेगा कि बेसिक पे का इतना इट मीन्स रिकवरी होगा, कि ऐसा कुछ टाइम बाउंड नहीं होगा, मगर पूरा रिकवरी होगा। वही आंसर इज बिट डी, कैन बी मेड फ्रॉम द डेलिंक्वेंट ऑफिशियल स्प्रेडिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टिल एंटायर अमाउंट इज रिकवर्ड, राइट, आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 13, a retired government servant employee can handle as a defense assistant at any point of time maximum dax number of cases। जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि वो डिफेंस यदि जो चार्ज ऑफिसर है जिसके ऊपर चार्ज लगा है, तो वो उसको एक डिफेंस असिस्टेंट चाहिए कि उसको डिफेंड करने के लिए वो किसका हेल्प लेगा, डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा। तो वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को ले सकता है, मगर यहाँ पर आपको याद रखना है एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक साथ एक्चुअली 7 केस को हैंडल करेगा, 7 से नहीं। अभी जैसे सपोज मैं एक डिफेंस असिस्टेंट को का हेल्प लेना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी 6 केस हैंडल कर रहा है तो मेरा केस लेगा। वो ऑलरेडी 7 केसेस को हैंडल कर रहा है तो मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा केस जब हैंडल करेगा तो 8 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम 7 केसेस वो हैंडल करेगा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय। वो डिफेंस असिस्टेंट के आकार में एक ही समय में कितना केस को हैंडल करेगा, 7 केसेस मैक्सिमम, राइट, आंसर इज बिट डी। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिसिप्लिनरी केसेस कैन an असिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट हैव एट ए टाइम व्हाइल असिस्टिंग एन अक्यूज्ड ऑफिसर। वहां पर रिटायर्ड एम्प्लॉय केस में 7 होगा मैक्सिमम, मगर जनरली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको भी हम डिफेंस असिस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसके पास एक्चुअली कितना केस होना चाहिए, मैक्सिमम 3 केसेस होना चाहिए। तो एट वन टाइम एक्चुअली इट मीन्स वन गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली रिटायर्ड नहीं है, रिटायर्ड में 7 केसेस है, मगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट को लेंगे वो एक्चुअली मैक्सिमम 3 केसेस। तो मैक्सिमम इट मीन्स वो डिफेंस असिस्टेंट के आकार में मैक्सिमम 3 केसेस को वो हैंडल करेगा, राइट, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ए डेलिंक्वेंट ऑफिशियल टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, दैट इज टू से स्टेटमेंट ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इन ए माइनर पेनल्टी। सपोज यहाँ पर क्या है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटी है वो एक स्टेटमेंट भेजा, वो सो कॉज नोटिस की तरह होता है, वो स्टेटमेंट भेजेगा कि इन्वेस्टिगेशन बाद में पता चला कि आप इस तरीके का मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर में इन्वॉल्व हो, तो आपके ऊपर माइनर पेनल्टी लगेगा। ओके, वो एक स्टेटमेंट भेजेगा किसको, जो कंसर्न एम्प्लॉय जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है। तो वो जब रिसीव करेगा वो स्टेटमेंट, तो उसके 10 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा, उसको डिफेंड करने के लिए वो एक रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, राइट। तो 10 डेज। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर ए डेलिंक्वेंट ऑफिशियल टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, दैट इज टू से स्टेटमेंट ऑफ मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर इन ए माइनर पेनल्टी, इट इज 10 डेज। तो माइनर पेनल्टी यहाँ पर पर्टिकुलरली माइनर पेनल्टी आपको याद रखना है। यदि वो क्लियरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मेंशन करता है, एक स्टेटमेंट देता है कि आप इस तरीके का मिसकंडक्ट और इस तरीके का मिसबिहेवियर में आप इन्वॉल्व हो, तो आपके ऊपर माइनर पेनल्टी लगेगा। ओके, तो ये प्रूव हुआ है, तब क्या होगा, टाइम देगा वो एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उसको टाइम मिलेगा। तो वो कितना टाइम के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा ना, वो 10 डेज के अंदर, जिस डेट में वो एक्सेप्ट किया स्टेटमेंट को, तो उसका 10 डेज के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन देगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, उसको डिफेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को चलेंगे। अंडर व्हिच रूल विल द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड व्हाइल एन ऑफिसर वाज इन सर्विस बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो कोई सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय जस्ट रिटायरमेंट के पहले उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और वो सस्पेंड हुआ है, वो सस्पेंशन पीरियड में वो रिटायर्ड हो गया, तो उसके बाद तो वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगा, उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो ये कौन सा रूल में एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये है अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस, अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। आंसर इज बिट ए। क्लियरली रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल में क्लियरली मेंशन है, यदि एक गवर्नमेंट सर्वेंट वो सस्पेंड हुआ है और सस्पेंशन पीरियड में उसका
रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद प्रोसीडिंग चलता रहेगा, उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा जब तक वो फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। ओके, फाइनल ऑर्डर जब तक वो केस कंक्लूड नहीं होगा तब तक उसको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। तो ये अंडर रूल 9 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 17, द अक्यूज्ड एम्प्लॉय मे अपॉइंट ए लीगल प्रैक्टिशनर आज हिज डिफेंस असिस्टेंट। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्यूज्ड एम्प्लॉय है वो उसको एक डिफेंस असिस्टेंट चाहिए, क्योंकि वो डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा उसको डिफेंड करने के लिए। तो वो कब एक लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में लेगा? तो आपको याद रखना है जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम है पूरा डॉक्यूमेंट्स वो इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने रखेगा और वो क्रॉस एग्जामाइन करेगा, क्रॉस एग्जामाइन करेगा, वो पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास ही रहेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर सभी समय प्रूव करना चाहेगा कि ये जो ऑफिसर के ऊपर चार्ज लगाया गया है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर सभी समय चाहेगा कि वो जो रिकॉर्ड्स है वो प्रूव करने के लिए ट्राई करेगा, राइट। तो यहां पर जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर होगा तब अक्यूज्ड एम्प्लॉय एक लीगल प्रैक्टिशनर को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में लेगा 100%। तो जब आपको याद रखना है यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर होगा तब अक्यूज्ड एम्प्लॉय वो जो डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा वो लीगल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ओके, इफ द फर्स्ट बिट, इफ द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज ए लीगल प्रैक्टिशनर, तब वो जो डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा अक्यूज्ड एम्प्लॉय वो भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा। मगर सेकंड केस में इफ द इंक्वायरिंग अथॉरिटी सो परमिट्स हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कभी कभी क्या है प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है मगर जो केस को देख के जो इंक्वायरी अथॉरिटी वो परमिशन देता है अक्यूज्ड ऑफिसर को कि आप जो डिफेंस असिस्टेंट लोगे तो वो लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, मगर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंक्वायरी अथॉरिटी वो सर्कमस्टेंस को देखकर वो परमिट करता है। नहीं तो यहाँ पर एक कंफर्म होना है जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, जिसके पास सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैंडओवर करता है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर का काम है वो प्रेजेंट करेगा। ओके, किसके सामने प्रेजेंट करेगा, इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने। तो जब बेसिकली आपको याद रखना, जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर होगा तब जो अक्यूज्ड एम्प्लॉय जो डिफेंस असिस्टेंट लेगा वो भी लीगल प्रैक्टिशनर होगा 100%। और अदर केस में वो इंक्वायरी अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, आंसर इज बिट सी। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ए माइनर पेनल्टी अंडर रूल 11 में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एन एम्प्लॉय फॉर इम्पोजिशन ऑफ ए मेजर पेनल्टी। तो यहां पर आपको याद रखना है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है, रूल 11 के अंडर में जो माइनर पेनल्टी लगाने के लिए उसके पास पावर है, तो उसके पास पावर होगा मेजर पेनल्टी को वो इम्पोज कर सकता है, मेजर पेनल्टी भी वो इम्पोज कर सकता है। ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट है। मगर यहां पर थोड़ा आपको याद रखना है यदि रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का बात आता है तब वो ऑर्डर कौन देगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी देगा, ठीक है। मगर यहां पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है वो रूल 11 के अंडर में वो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, उसके पास भी पावर है वो मेजर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। आंसर इज, ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली करेक्ट वन। तो आंसर इज बीट ए, ट्रू वन, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये डिसिप्लिनरी इंक्वायरी अगेंस्ट एन एम्प्लॉय शैल बी कंडक्टेड बाय, ये जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो रहा है उसको कंडक्ट कौन कर रहा है, तो दोनों कर सकते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकता है, वो चाहेगा तो करेगा, नहीं तो वो एक इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो मेरा जो आंसर होगा बीट डी होगा, आइदर ए और बी। कभी कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो खुद कर सकता है, वो खुद नहीं करेगा तो वो एक इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, राइट। तो आइदर ए और बी। इसके ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर चुका हूं, देख लीजिए। एन इंक्वायरी इज मस्ट फॉर इम्पोजिंग ए मेजर पेनल्टी, तो मेजर पेनल्टी के लिए इंक्वायरी मस्ट चाहिए, बिना इंक्वायरी से मेजर पेनल्टी नहीं लगेगा। The truth of imputation of misconduct or misbehavior against the employee shall be inquired into by the disciplinary authority himself or by an inquiry authority appointed by the disciplinary authority। वो खुद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी कर सकता है, वो खुद नहीं करेगा तो वो इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा। इफ ए डिपार्टमेंट ऑफिसर इज अपॉइंटेड एज इंक्वायरी अथॉरिटी, यदि कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर को इंक्वायरी अथॉरिटी के आकार में अपॉइंट किया गया तो ही मे बी रिलीव्ड फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज अप टू 20 डेज इन 2 स्पेल्स। तो 2 स्पेल्स में, प्रत्येक स्पेल में अप टू 20 डेज उसको रिलीव किया जाएगा। यदि कोई डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को
इंक्वायरी अथॉरिटी के आकार में अपॉइंट किया जाएगा, और उसको अपॉइंट कौन करेगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेगा, ठीक है, टू कंप्लीट द इंक्वायरी। रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको भी हम इंक्वायरी अथॉरिटी के आकार में अपॉइंट कर सकते हैं। मगर यहां पर चीज है, यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो भी इंक्वायरी कर सकता है, वो खुद नहीं करेगा तो इंक्वायरी अथॉरिटी को वो अपॉइंट करेगा। ओके, चाहे वो यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा और डिपार्टमेंट का कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, उसको 2 स्पेल्स में रिलीव किया जाएगा अप टू 20 डेज, ईच स्पेल में अप टू 20 डेज उसको रिलीव किया जाएगा इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज यदि डिसिप्लिन अथॉरिटी चाहेगा कि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर का हेल्प लेगा इंक्वायरी करने के लिए, वो भी हो सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी आर टू डॉक्यूमेंट, टू एनालाइज, रिकमेंड वेदर द चार्जेस आर प्रूव्ड और नॉट, ऑल ऑफ द अबव। ये 3 फोल्ड फंक्शंस ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी आपको याद रखना है। इंक्वायरी अथॉरिटी का काम है पूरा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा और वो रिकमेंड करेगा कि चार्जेस प्रूव हुआ कि नहीं। तो थ्री फोल्ड फंक्शंस आपको याद रखना है इंक्वायरी अथॉरिटी का। तो आज इतना ही है, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आप वेट कीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और कुछ बाकी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का फास्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन में फास्ट चैप्टर देखिए, CCA रूल्स 1965 है। तो आज इतना ही है, फिर आप वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो को। थैंक यू।